नेक्स्ट है आपकी बायोकेमिकल साइकिल, जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जितने भी जीव जंतु एवं जो पादप वातावरण में प्रेजेंस होते हैं उनकी भौतिक और जो कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है। साथ ही साथ उनके मरने के बाद उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पुनः क्या करते हैं इस इन्वायरमेंट में मुक्त कर दिए जाते हैं। और इस पदार्थों का या बोल सकते हैं इन्हीं पदार्थों का जो क्या हो रहा है एक प्राकृतिक चक्रीकरण हो रहा है, जिसे हम प्राकृतिक चक्रीकरण कहते हैं। जैवमंडल में उपस्थित जितने भी आवश्यक रासायनिक तत्वों का जो जीव और वातावरण के बीच एक चक्रण, आप बोल सकते हो साइक्लिक मूवमेंट, जिसे हम बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्योंकि जीवों की जो जैविक क्रियाएं होती है ना वो प्रोटोप्लाज्म के निर्माण हेतु उनमें जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पोषक तत्व एलिमेंट उनकी आवश्यकता उनमें होती है। साथ ही साथ जिन पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब द्विक पोषक तत्व, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और गंधक आदि। तो जिन तत्वों की केवल सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट कहते हैं, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि लोहा, तांबा, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कोबाल्ट ये सारे। ठीक, इन पोषक पदार्थों साथ ही साथ इन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका एक चक्रण, जिसे हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहते हैं। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी पाए जाने वाले बोल सकते हो उनमें जो ऊर्जा प्रवाह होती है वो पोषक चक्र में एक अनबैलेंस होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होती है, जबकि जो पोषक चक्रण होता है ना उस चक्र में होने वाली एक प्रक्रिया है। इस पोषक स्तर से जैसे कि दूसरे पोषक स्तर में जाते हुए ऊर्जा का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है, जबकि जो पोषक पदार्थ की उनमें जो सांद्रता होती है ना वो बढ़ने लगती है, जो पुनः उत्पादकों तक क्या करती है पहुंच जाती है। और पोषक पदार्थों को ये पुनः जो भूमि होती है उनमें पहुंचाने या बोल सकते हो स्थानांतरित करने का एक कार्य कर रही है। जैसे कुछ अपघटक भी होते हैं ना, जीवाणु, कवक, उनके द्वारा। तो जैसे कि आपने देखी होंगी कि उत्पादकों क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनके द्वारा भोजन के रूप में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। साथ ही साथ इसी प्रकार जो उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी है उनको क्या करते हैं भोजन के रूप में उपयोग अन्य उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस क्रिया में जो पोषक पदार्थ है एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। तो अंत में जीवों की क्या हो जाती है मृत्यु, और उसके पश्चात उनमें डिकम्पोजर जो अपघटक होते हैं उनके द्वारा इन्हें क्या किया जाता है पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है। और इस प्रकार एक चक्रण या जो पुनः चक्रण की क्रिया है, जो रासायनिक तत्वों की कुछ मात्रा जैसे मतलब कुछ मात्राओं को यहाँ पे क्या हो रहा है ह्रास हो जा रहा है, जबकि पोषक पदार्थों की मात्रा क्या हो रही है अगले स्तर पर बढ़ जा रही है। और इसी क्रिया को यहाँ पे हम जैविक आवर्धन मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जीवमंडल में जितने भी पदार्थ का चक्रण क्या होता है लगातार चलते ही रहता है, क्योंकि जैविक या अजैविक घटकों के द्वारा ये अधिकतर पदार्थों को क्या करती है गैस या जो जल में घुलनशील होते हैं उनके लवणों के रूप में एब्जॉर्ब करती है। और इस प्रकार जीवों के द्वारा एब्जॉर्ब करने मतलब या ऑब्जर्व किए गए जो रासायनिक तत्व होते हैं वो जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और जिनमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन ये क्या होते हैं मुख्य होते हैं, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट के एक घटक होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं जो प्रोटीन होते हैं उनके निर्माण में ये हेल्प करते हैं। और इसी की तरह क्या होती है जो सल्फर होती है एक यहाँ पे बोल सकते हो आप इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शो करती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के निर्माण के लिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि फास्फोरस भी क्या होती है जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके निर्माण के लिए वो भी क्या होती है इंपॉर्टेंस होती है उसी की तरह। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव रासायनिक चक्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहली तो होती है आपकी गैसेस साइकिल्स और दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल्स, मतलब गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। जैसे
जो पोषक तत्व होती है उनकी गतिशीलता को एक ही पोषक चक्र के द्वारा शो किया जाता है, जिसे हम पोषक चक्र कहते हैं या कहा जाता है। क्योंकि पोषक चक्र को एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे हमने भी बताया बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें न्यूट्रिएंट साइकिल्स की, तो आपने सिंपली पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब कैसे अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि जबकि उस कार्बन का तो उपयोग पौधे भी करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग पौधे करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, और ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं, पर ये खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि इन सभी पोषक स्तरों का यहाँ पे क्या हो रहा है? पुनःचक्रण हो रहे हैं। जैसे हमने बताया आपको, कार्बन वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रूप में प्रेजेंट है, जिसे क्या करते हैं? पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उससे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट होती है, उस पौधों को जब कोई जंतु खाता है तो इस प्रकार कार्बन पौधों में क्या होती है? पौधों से जंतु में और जंतु में चला जाता है। अब जंतु के मृत होने पर, उस पौधों के ही जो मृत होने पर उसका क्या होता है? डिकम्पोज होने लगता है, अपघटन होने लगता है, और अपघटन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनके मृत शरीर का क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, जिससे फिर से कार्बन क्या हो जाती है? वायुमंडल में पहुंच जाती है, और इस प्रकार ये चक्र बनाते हैं, और इसी को पोषण चक्रण कहते हैं। ये सभी तत्वों के लिए होता है, जितने भी तत्व उपस्थित है ना उनमें। तो अगर हम पोषक तत्व जो परितंत्र में प्रेजेंट है वो कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि इनका बार बार क्या हो रहा है? पुनःचक्रण होते जा रहे हैं। इसी के जैसे हमने अभी बताया आपको गैसीय चक्रण और अवसादी चक्रण, तो इनमें क्या होती है? गैसेस साइकिल्स की बात करें तो वे तत्व जो गैस के रूप में होते हैं उन्हें हम गैसेस साइकिल्स कहते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन आदि। सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करें तो वे चक्र जिनका बहुत बड़ा भंडार धरती की सतह, जो पटल होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपके गैसेस साइकिल्स में कार्बन साइकिल्स की। तो कार्बन साइकिल्स में, तो कार्बन में जितने भी संचित जो रिजर्वर पूल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फेयर होते, उनमें एक चट्टान, रॉक्स होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थ कार्बन के बने होते हैं, जो वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 0.04% प्रेजेंस होती है। ठीक, तो जीवों में कार्बन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में जो सर्वप्रथम हरे पौधे होते हैं ना, वे उत्पादकों के द्वारा, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके द्वारा ये इसका निर्माण करते हैं। साथ ही साथ पौधे वायु और जल के जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते पर इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसका उपयोग जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ शाकाहारी प्राणी जो पौधों के क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और इसके कार्बन क्या होंगे? जो यौगिक है उनकी पाचन, मतलब पाचन के स्टार्ट कर देते हैं, और दोबारा इन यौगिकों का दूसरे यौगिकों में क्या हो जाता है? संश्लेषण हो जाता है। साथ ही साथ मांसाहारी जंतु के द्वारा जो शाकाहारी जंतु के क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप ये कार्बनिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मांसाहारी जंतु में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जीवधारियों के श्वसन से एवं उनके जो उत्सर्जित तत्व द्रव्य होते हैं ना, उनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में क्या हो जाता है? पहुंच जाते हैं। कभी कभी वनस्पतियों के जो जल के नीचे लंबी अवधि तक के क्या होते हैं? दबे रहने के कारण उनका विघटन नहीं हो पाता, उसी के परिणाम स्वरूप वो क्या होते हैं? लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अंत में जो कोयले होते हैं ना उनमें बदल जाते हैं। इस प्रकार जो निर्मित कोयले होते हैं, कोयले जो पेट्रोल होते हैं, उनको जलाने से, साथ ही साथ जो ज्वालामुखी होते हैं उसके उद्गार में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो उद्गार होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या हो जाती है? मिल जाती है, और जीवों और पौधों के मरने के उपरांत ये अपघटित कर दिए जाते हैं, और इनके शरीर में जितने भी उपस्थित कार्बन होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुनः मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और जो बाद में नए चक्र के लिए एक बोल सकते हो प्रेजेंट होंगे वहां पे। तो इसी तरह से जो एक जलीय तंत्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल के जो विषण की क्रिया होती है उसके द्वारा घुल जाती है, और वर्षा जल के द्वारा ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भूमि जो जलाशय होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी
कार्बन में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या आप बोल सकते हैं उन्हीं के रूप में ये पाया जाता है। और धीरे धीरे इन्हीं कार्बोनेट के जो क्षरण होती है उसके फलस्वरूप कार्बन चक्र में मिलते रहते हैं। और समुद्र में समुद्री जीवों के जो पादपों के मरने के उपरांत ये सेडिमेंटेशन के द्वारा चट्टानों का निर्माण करती है और इससे कार्बन चक्र में कार्बन की मात्रा क्या होगी, स्थिर बनी रहेगी। जैसे हम अगर ये कार्बन साइकिल्स की देख रहे हैं तो इसमें क्या होती है, कार्बन हर एक जीव का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। हमारे शरीर का भी पूरा का पूरा कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना है और इसी प्रकार सभी जीवों के लिए कार्बन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यदि सजीव की बात कही जाए तब भी उनका जो 49% भाग होता है ना वो कार्बन का ही होता है और 71% 71% कार्बन विलय के रूप में जो सागरीय जल होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें भी कार्बन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, पौधों में वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इन्हीं पौधों को खाते हैं जंतु, जिससे कार्बन जंतु के अंदर चला जाता है। जंतु के मृत होने के बाद मरने के उपरांत इनका अपघटन होगा, फिर कार्बन चला जाएगा वायुमंडल में। तो पौधों का अगर हम फ्यूल के रूप में चला भी दें तो भी क्या हो जाएगी, तब भी क्या होगी, यहाँ पे कार्बन फ्री होगी। तो इस तरह से कार्बन साइकिल्स हैं। हम अगर अब इसकी बात करते हैं कि गैसेस साइकिल्स में सेकंड नाइट्रोजन साइकिल्स की, तो नाइट्रोजन जीवन के लिए यहाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है क्योंकि नाइट्रोजन चक्र अति जटिल गैसीय चक्र का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत की बात करें तो ये भी आपकी वायुमंडल एटमॉस्फेयर है। साथ ही साथ वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन फ्री सरफेस पे पाई जाती है, किंतु इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। हरे पौधे होते हैं ना उनमें प्रवेश के पूर्व जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उनका अकार्बनिक, जैसे नाइट्राइड या नाइट्रेट जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनके रूप में इन्हें क्या किया जाता है, परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्योंकि कुछ जीवाणुओं में जैसे नीलहरित शैवाल ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं और ये उसे अमोनिया या अमीनो उसके रूप में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या उनमें कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रकार इनके जो स्थिरीकृत की प्रक्रिया होती है वो हरे पौधों के द्वारा की जाती है। इसी के अतिरिक्त ये भूमि और जल में उपस्थित जो नाइट्रेट होता है उसके आयंस भी पौधों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत माने जाते हैं, जिसे पौधों के द्वारा जो अमीनो होता है उसके समूह में बदल दिया जाता है, जो लास्ट स्टेज तक प्राणियों के शरीर में पहुंच जाती है और जीवों के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना उन्हीं के द्वारा शरीर के क्षय होने पर ये जो नाइट्रोजन अमोनिया होता है उसके रूप में और जो सॉइल्स होते हैं उनमें साथ साथ वाटर में ये वापस क्या होते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा ये चट्टानों में घुलने से और मृदा में खाद डालने से साथ ही साथ जो वायुमंडल में जो विसर्जित पदार्थ होते हैं ना उनके द्वारा ये प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा को उपलब्ध कराते हैं। अगर इनके यहाँ पे हम किस चरणों में पूर्ण होता है वो देखें तो ये फिफ्थ इस तरह से 5 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात करें तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे ये भी 2 कारकों से होती है, एक तो आपकी नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर होगी और दूसरी बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब अजैविक कारक और जैविक कारक। अगर हम यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन देखें तो एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो वातावरणीय नाइट्रोजन होते हैं ना उनको स्थिर कर जैविक रूप से यूज करने लायक क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो जैसे बिजली कड़कने से जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है ना वो ऑक्सीजन से सहयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार
बायोलॉजिकल फैक्टर, तो कुछ नाइट्रोजन जो स्तरीकारक जीवाणु होते हैं उनके फिक्सेशन से, जो फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अधिक पाई जाती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जो जीवद्रव्य होते हैं ना साइटोप्लाज्म, उनमें कार्बनिक नाइट्रोजन में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और उसी विधि के द्वारा यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य विधि कंप्लीट होती है। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे क्लास्ट्रीडियम या एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाम सुना होगा आपने। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे स्थिर न करके, जो लेगुमिनोसी होती है ना, लेगुमिनोसी कुल, उसी के पौधों की जड़ों के सहयोग के द्वारा क्या करती है, स्थिर कर देती है। और ये जो जीवाणु होते हैं पौधों की जड़ों में जो गांठ होती है उनका निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसाइलेशन की, जो नाइट्रोजन स्वांगीकरण उसके द्वारा, तो इसके अंतर्गत जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन होते हैं उनका फिक्स्ड नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा नाइट्रेट या जो अमोनियम आयन होता है उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये सर्वप्रथम नाइट्रेट को क्या करते हैं, अमोनिया में अपचयित कर देते हैं। और अमोनिया कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका प्रयोग ये क्या करती है, प्रोटीन या क्लोरोफिल या जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या साथ ही साथ एंजाइम आदि के जो निर्माण होते हैं उनमें उनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम एमिनोफिकेशंस की, मतलब अमोनीकरण की, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजनी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको अमोनिया में परिवर्तित करता है, जिससे जंतुओं के द्वारा जो बोल सकते हो आप एक्सट्रैक्टिव मटेरियल जो होते हैं, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ, साथ ही साथ वे पादप एवं जंतुओं के मृत शरीर पर अनेक सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। लास्ट में इनकी फोर्थ स्टेज आती है नाइट्रिफिकेशंस की। नाइट्रिफिकेशंस में क्या होता है, अमोनिया क्या करता है, नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को यहाँ पे नाइट्रिफिकेशंस कह रहे हैं यहाँ पे। जैसे नाइट्रिफिकेशंस में ये क्रिया हो रही है कि अमोनियम आयन नाइट्रेट में बदल रहा है। सर्वप्रथम इसमें जितने भी पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं ना, जैसे नाइट्रोकोकस या नाइट्रोमोनास, इनके द्वारा ये अमोनियम आयन को नाइट्राइड में परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करें डेंट्रिफिकेशंस की। डेंट्रिफिकेशन मतलब विनाइट्रीकरण, तो सभी प्रकार के जितने भी स्थिर या जो फिक्स नाइट्रोजन होते हैं उनको पुनः चक्रीकरण के लिए जो गैसीय अवस्था होती है उसमें मुक्त करने की क्रिया को यहाँ पे डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं ना उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। जैसे बैक्टीरियम डेंट्रिफिकेशन उनके द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु नाइट्रेट्स को, जैसे जो गैसीय नाइट्रोजन होते हैं ना, उनमें परिवर्तित कर देते हैं और जो वायुमंडल में फिर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये आपकी सारे गैसेस चक्र के अंतर्गत आ रही है, आपके साइकिल्स हैं, गैसेस साइकिल्स है, गैसीय चक्र उनमें आ रही हैं। उसमें ही नेक्स्ट आएगी आपकी ऑक्सीजन साइकिल्स आएगी। ऑक्सीजन में तो किस तरह से वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग जो 21% होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित बनाए रखने के लिए जो प्रकृति में जो एक बोल सकते हो निरंतर ऑक्सीजन चक्र क्या होती है, चलती रहती है। और इसका चक्रण कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के साथ होता रहता है, क्योंकि सभी जंतु वायुमंडल में साथ ही साथ जल में ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं और ऑक्सीजन जल के रूप में श्वसन क्रिया से जीवधारुओं के शरीर में क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं। और इसी क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो इनके शरीर में इंटर करने पर इसी क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार इनमें जो मेटाबॉलिक वाटर होती है ना, वो शरीर में उपस्थित जल में क्या हो जाते हैं, मिल जाती है। और जिसका कुछ भाग शरीर के काम आता है और साथ साथ कुछ भाग क्या होते हैं जो उत्सर्जन के द्वारा ये क्या करते हैं, वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड
और जल का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं ना उनका भी निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, और जो फ्री होने पर वायुमंडल में पुनः क्या हो जाती है, मिल जाती है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों में जो निहित ऑक्सीजन होता है उनके जो पोषक स्तरों की बात करें तो शाकाहारी, मांसाहारी जंतुओं में भी क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। और अंत में जो श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीकृत होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल के रूप में जो एनवायरमेंट होता है उनमें फ्री होती है, जिन्हें जो हरी वनस्पतियां होती है ना उनमें पुनः ग्रहण कर ली जाती है। हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन साइकिल्स की। हाइड्रोजन साइकिल में देखें तो वातावरण में भी प्रेजेंट हाइड्रोजन की मात्रा एकमात्र स्रोत इसका भी जल ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भी क्या करती है, सजीव में प्रवेश करती है, और इसी के दौरान जल के अणु का भी क्या होता है वहां पे विघटन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटन हो जाता है। और इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिल करके क्या करती है, शर्करा का निर्माण करती है। और इसी प्रकार हाइड्रोजन प्राणियों के शरीर में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। श्वसन की क्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर के जल के अणु बनाती है, और मृत जीव के साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके अभिकटन से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बनाने पर, और इस प्रकार से ये क्या करती है, प्रकृति में एक हाइड्रोजन की जो मात्रा है उसे बनाए रखती है। फिर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जो भी क्या आएगी आपकी गैसेस साइकिल्स में ही आएंगी। वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बन का ही मुख्य स्रोत होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा पौधों के शरीर में इंटर करती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग जीवों के द्वारा किए जाने पर ये क्या करती है, जीवों के शरीर में कार्बन के रूप में एकत्रित हो जाती है, और जीवों में श्वसन की क्रिया के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में फ्री हो जाती है। फिर इनका पुनः उपयोग हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जीवों की जो मृत्यु हो जाने पर ये पुनः कार्बन के रूप में वायुमंडल में फ्री हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल्स में अवसादी चक्र, इसके अंतर्गत फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एवं अन्य खनिज तत्वों के चक्र आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम साइकिल्स की। कैल्शियम साइकिल्स की बात करें तो चट्टानों में जितने भी मिलने वाले कैल्शियम घटक ये क्या करते हैं, प्राकृतिक में कैल्शियम के एक मुख्य स्रोत होते हैं। ये पानी में घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ हरे पौधे मिट्टियों से इन्हें अवशोषित कर करके जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करते हैं। यह कैल्शियम जैविक पदार्थ के रूप में पौधों से जीवों में, जो जीवों के शरीर होते हैं उनमें इंटर करते हैं, और उसके बाद प्राणी एवं पौधों की मृत्यु डेथ होने के पश्चात ये क्या करते हैं, जल में पुनः मिल जाते हैं, और पानी या नदियों के द्वारा इसे समुद्र में क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। समुद्र की जो सेडिमेंटेशन मतलब ऊपरी सतह जो होती है उसके द्वारा यह समुद्र की सतह पर एक जमाव होकर के चट्टानों के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जो पुनः पौधों के द्वारा ग्रहण करने पर मतलब ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। और इस प्रकार ये चक्र क्या होती है, निरंतर चलते रहती है, किसी द्वारा एब्जॉर्ब करने पर उसके बाद वो डिकम्पोज होने पर फ्री हो जाती है। इस तरह से ये कैल्शियम साइकिल्स यहाँ पे शो होती है। लास्ट आती है आपकी फास्फोरस साइकिल्स। फास्फोरस साइकिल्स की बात करें तो जो जैविक तंत्र होते हैं उन्हीं के लिए फास्फोरस भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड के साथ साथ जो कई फास्फोरीकरण से संबंधित जो यौगिक होते हैं ना उनका एक पार्ट होता है। यह कार्बनिक जो खनिज लवण या कार्बनिक रासायनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, और वायुमंडल में ये बोल सकते हो आप वहां पे नहीं मिल पाते, क्योंकि ये जो पृथ्वी की चट्टान है ना, सेल या जो डिपॉजिट होते हैं उन पे प्रेजेंस होते हैं। साथ ही साथ जो पिछले भूवैज्ञानिक काल है उनमें इनका जो बोल सकते हो आप निर्माण हुआ होगा। पौधों की जड़ों द्वारा फास्फोरस को अवशोषित किया जाता है, जैसे कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना उनके द्वारा ये हरे पौधों के उपभोग से जंतु स्वरूप में क्या होते हैं, इंटर कर दिए जाते हैं, और जीवों की मृत्यु के उपरांत ये फास्फोराइजिंग जो जीवाणुओं की अपघटन की क्रिया होती है, डिकम्पोजिंग
एक्शंस के द्वारा पुनः फास्फोरस भूमि अथवा जल में क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं और इसे पुनः पौधे क्या करेंगे, फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे फास्फोरस को हमने अभी बताया कि ये क्या है, औषधि जो चक्र है उसी का एग्जाम्पल है। तो इनका अधिक भंडारण क्या हो सकता है, पृथ्वी के सतह में अधिक होगा और फास्फोरस का भंडारण चट्टानों में होता है और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से जो अपक्षय के द्वारा फास्फोरस मृदा में क्या हो जाती है, मिल जाती है और मृदा के द्वारा ये चला जाता है पौधों में और इन पौधों को अगर जंतु खाते हैं तो पौधों से जंतुओं में चला जाता है और फास्फोरस साथ साथ जंतुओं के मृत होने पर अपघटन के द्वारा फिर कहाँ चला जाएगा, मृदा में। तो इस तरह से फास्फोरस चक्र यहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे कुछ जैविक झिल्लियां होती है ना, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। जैसे डीएनए आरएनए का भी मेन कंपोनेंट है। अनेक प्राणियों का अपना एक कवच या अस्थियां, साथ ही साथ जो दांत होते हैं आदि बनाने के लिए भी इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है।